हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं कि ग्रामीण डाक सेवक का। ठीक है, आपने ये जो जीडीएस का फॉर्म भरा है, तो ये जीडीएस का जो है मेरिट लिस्ट, जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है शेड्यूल 1 का मेरिट लिस्ट कब निकलने वाला है और कितने मार्क्स पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवक का फॉर्म भरे हैं और वे फर्स्ट मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आगे देखिए कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। देखिए, जीडीएस का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वे आपका, सबसे पहली बात बता दूं कि वे स्टेट वाइज निकलेगा। क्या निकलेगा? स्टेट वाइज यहाँ पर आपका कटअप जाएगा। ठीक है, स्टेट वाइज कटअप जाएगा। उन बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाएगा जिन बच्चों का 90% से ऊपर है। लेकिन निराश नहीं होइए, जिन बच्चों का 60% भी है, 60% से लेकर 100% के बीच में है, उनके लिए भी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके तक आप कैसे पहुंचे। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर हम बात करें तो ग्रामीण डाक सेवक में, ठीक है, ग्रामीण डाक सेवक में जो आपका यहाँ पर लिस्ट निकलता है, तो हर स्टेट के लिए अलग अलग, ठीक है, हर स्टेट के लिए अलग अलग लिस्ट निकलता है। आपका लिस्ट 1 निकलेगा, फिर लिस्ट 2 निकलेगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करके 10 तक जाता है। ठीक है, ऐसे करके आपका 10 तक जाता है। तो आपका कितना मार्क्स है क्लास 10th में, कितना पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर लिस्ट 1, ठीक है, लिस्ट 1 में उन बच्चों का सिलेक्शन होगा ग्रामीण डाक सेवक में। सबसे पहले मैं सभी लिस्ट का नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया लिस्ट 2, ठीक है, ये आपका हो गया लिस्ट 3, ठीक है, यहाँ पर, और स्टेट का भी मैं नाम लिख दूंगा, चिंता ना करें, मैं आपको यहाँ पर स्टेट का भी नाम ले दूंगा। यहाँ पर हो गया लिस्ट आपका 3, कितना हो गया? लिस्ट 3। ये हो गया लिस्ट 4, ठीक है, ये हो गया लिस्ट 5, आपका हो गया लिस्ट 6, ठीक है, लिस्ट 7, और ये आपका हो गया लिस्ट 8। तो इतना नीचे जाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, लिस्ट 1 में उन बच्चों का होगा जिनका 90% से अबव है। ठीक है, वे किसी भी स्टेट से हैं, अगर वो 90% से अबव है तो उनका होगा। ठीक, लिस्ट 2 में उनका होगा जिनका यहाँ पर 85% है, 85% से लेके 100% है 10th में, उनका लिस्ट 2 में होगा। लिस्ट 3 वालों की बात करें तो लिस्ट 3 में यहाँ पर 82% से लेके यहाँ पर 100% वालों का होगा। ठीक है, लिस्ट 4 की बात करें तो 80%, ठीक है, लिस्ट 4 में जो है आपका यहाँ पर जिन बच्चों का 80% है, 80% से 100% के बीच में उनका होगा। लिस्ट 5 की बात करें तो लिस्ट 5 में उन बच्चों का सिलेक्शन होगा जिनका यहाँ पर 75% से लेके 100% के बीच में है। लिस्ट 6 में 72% से लेके 100% वाले बच्चों का होगा। ये मैं बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए और SC ST के लिए। ठीक है, इन कैटेगरी के लिए, खास करके इसमें जो है जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी के लिए मैं इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, और SC ST। ठीक, लिस्ट 7 में जो होगा 70% से लेके 100% वालों का। ठीक है, अब जो लिस्ट 8 से लेके, ठीक है, लिस्ट 8 से लेके जो 10 तक निकलता है आखिरी, उसमें होता है 60% वालों से लेके 100% वालों। तो आपको इतना वेट करना होगा। ठीक है, और सबसे कम कटअप कहाँ का जाता है? सबसे कम कटअप जाता है मेघालय का। ठीक है, मेघालय का कटअप जाता है, मणिपुर का जाता है, मतलब जितना भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ना, तो उधर का सबसे कम कटअप जाता है। ठीक है, इस चीज़ का याद रखिएगा। आपका ये इसमें हो गया अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, लेकिन वहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, ग्रामीण डाक सेवक में जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलेगा, ठीक है, ग्रामीण डाक सेवक में जब आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलेगा तो मेरिट लिस्ट में आपको यहाँ पर फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। उसके बारे में हम बात करेंगे अगर आप रिजेक्ट नहीं होना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपके नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का मतलब ये है कि अगर आपके क्लास 10th में कंप्यूटर सब्जेक्ट था तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन क्लास 10th में कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं था तो आपको यहाँ पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट देना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। ठीक है, एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड की मतलब आप कुछ तो कमा रहे हैं, महीना में कम से कम 2000 तो कमा रहे हैं, मतलब आपका कुछ रहने खाने का खर्चा आपके पास तो है ना। नहीं भी है तो आप झूठ बोल सकते हैं कि हाँ कमा रहे हैं, मतलब झूठ क्या बोलना है, पॉकेट मनी तो मिलता है ना जी, तो पॉकेट मनी बता सकते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ हम अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, जो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय रिजेक्ट करा देता है बहुत बच्चों को हर साल। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें फॉर्मेट्स ऑफ सर्टिफिकेट्स की तो उन बच्चों को लगेगा जो यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी, ठीक है, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी और EWS कैटेगरी से यहाँ पर बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन बच्चों को यहाँ पर अपना सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। क्या देना होगा? सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट, अगर वो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं देते हैं तो उनको डायरेक्टली यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात का खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो अगर आप रिजेक्ट नहीं होना चाहते तो अपना सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं कि SC ST OBC का जो या EWS का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है सेंट्रल लेवल का, वो कैसा होता है, तो वीडियो के अंत तक बना हुए रहिएगा। मैं आपको सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। याद रखिएगा आपका जो क्लास 10th में मार्क्स है उसी पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं लिया जाता है GDS में। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या लेके जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब आपको बुलाया जाएगा तो आपको मार्कशीट लेके जाना है 10th का, पासिंग सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ में आपको आधार कार्ड लेके जाना है, ठीक है। फिर जाके आपको कास्ट सर्टिफिकेट मतलब अपना जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल लेवल वाला, PWD सर्टिफिकेट जो विकलांग है उनके लिए, EWS सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सभी को लेके जाना है, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट सभी को लेके जाना है, ठीक है। आप जहाँ रहते हैं वहीं से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना है सरकारी अस्पताल का, ठीक है। याद रखिएगा सरकारी अस्पताल का मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉलेज। अरुणाचल प्रदेश के लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए जो कि वहीं से इशू किया गया हो कि आपको वहाँ का नॉलेज है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें सैलरी को लेके बहुत लोगों को दिक्कत होता है, उसके बाद हम आपको सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिखाएंगे। तो सैलरी जो होती है ना, यहाँ पर ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो सैलरी है आप देखेंगे 12,000 है, लेकिन नहीं, उनको 12,000 नहीं मिलता है, ठीक है। उनको यहाँ पर DA जोड़ने के बाद, DA जो कि आपका 50% जुड़ता है, वो जोड़ने के बाद जो सैलरी होता है 18,000 समथिंग होता है। कितना होता है? 18,000 सैलरी होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर का। इस चीज़ को याद रखिएगा आप, स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है। फिर जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है और यहाँ पर जो डाक सेवक होता है उसकी जो सैलरी यहाँ पर रहती है वो पता है कितना रहता है? आप लोगों का दिया हुआ रहता है कि 10,000 मिलेगा। हाँ, 10,000 ही मिलता है, लेकिन उसमें भी DA जुड़ता है 50%, ठीक है। तो 10,000 का 50% आपका कितना हुआ? तो आपका हो गया 10,000, ठीक है, और प्लस उधर 5,000, ठीक है। डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, तो टोटल 15,000 रुपये। कितना? टोटल 15,000 रुपये डाक सेवक और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर को यहाँ पर सैलरी के रूप में दिया जाता है। अब आप लोगों को मैं यहाँ पर फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वही क्या होने वाला है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज आप देख रहे हैं, आपको लोकल लैंग्वेज सभी का आना चाहिए। जैसे बिहार का हिंदी है, ठीक है। आपका नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर आपको इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक आना चाहिए। और 23 डायलेक्ट्स का मतलब है वहाँ का लोकल लैंग्वेज है अलग अलग, उसमें से कोई एक आना चाहिए। मणिपुर में अप्लाई करें तो मणिपुरी या इंग्लिश कोई एक आना चाहिए आपको, ठीक है। अगर आप मेघालय में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक आना चाहिए, और नहीं तो ये जो गारो लैंग्वेज है इसके अलावा जो यहाँ पर लैंग्वेजेस है उसमें से कोई एक आना चाहिए। तो आपको जो मतलब यहाँ पर सेफ रहेगा वही रहेगा मणिपुर लैंग्वेज, मणिपुर या इंग्लिश, उसमें से कोई एक। तो इंग्लिश आ रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वहीं पर अगर हम लोग देखें तो उसी तरह आपका यहाँ पर मिजोरम में मिजो, नागालैंड में हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। हिंदी या इंग्लिश में से कोई आपको एक आना चाहिए, ठीक। तो वहीं पर अगर हम इन सभी को देखें तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वही मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, फॉर्मेट ऑफ SC ST सर्टिफिकेट एनेक्सर 5 के हिसाब से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर में ये वाला लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये ब्लैक से मैं कर देता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, तो आपके पास सही कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल लेवल वाला, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग देखें OBC का सर्टिफिकेट, तो OBC का कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट है आपका, जिसमें कि आपका लिखा हुआ है फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी आपका OBC का सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है। कोई भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।